द शॉक ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस and automatically adjusted and maintain equilibrium and automatically adjusted and maintain equilibrium। तो बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज और द, है ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और या हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो आपने दो बातें समझी कि एक्सचेंज रेट जो कि डिपेंड करता है करेंसी का किस पे, मार्केट फोर्सेस पे। किस पे, कि मार्केट में किस तरह की फोर्सेस हैं और डिमांड एंड सप्लाई किस तरह से चल रही है। डिमांड ज्यादा हो जाएगी तब भी रेट क्या हो जाएंगे, वेरी कर जाएंगे। डिमांड कम हो जाएगी तब भी वेरिएशंस होंगी। और ये हमने इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह रहे। कैसा रहे, कभी अगर रेट कम हो रहे हैं तो कल को वो क्या भी हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो करेंसी हमारी उस तरह से क्या हो सकती है। जैसे आ, पहले हम चौथे पायदान पे थे, अब हम छठे पे हैं, तो ये थोड़ी हो गया कि अब हम छठे से चौथे पर नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं ना। हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरह से अपनी डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा। सो भारत जैसी कंट्री जो है वो ज्यादातर किसको यूज टू है, दैट इज व्हाट, है ना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑल द फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल समझते हो, जो वक्त के साथ या टाइम के साथ या मार्केट फोर्सेस के साथ अपने आकार को चेंज कर सकती है। क्लियर बेटा। तीसरी टाइप होती है मैनेज्ड और हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड और मैनेज्ड। व्हाट डज इट मीन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, फिक्स्ड प्लस फ्लेक्सिबल। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, दो हमने ऊपर कर ली, क्लियर है, तीसरी कौन सी आ गई मेरे पास, हाइब्रिड। हाइब्रिड का अभिप्राय क्या हुआ, दोनों लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये थर्ड रहती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब क्या कंसेप्ट है जब ये होता है। अब ये है बैकएंड की बात कि रेट कैसे हैं हमारे, फ्लेक्सिबल है कि क्या है। पर जो इंपैक्ट होता है, इंपैक्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट, क्या अब हम समझेंगे टॉपिक का नाम, दैट इज इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है भाई, क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या चीजें या क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है ना, और क्या ये क्या हो सकता है। तो वहां पे दो तरह के इंपैक्ट होते हैं, या तो करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है, क्या बेटा, एप्रिशिएट करती है, या तो करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है। ठीक है, समझते हो इसका मतलब। डेप्रिशिएट का मतलब हुआ कि अदर करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू कम होना, ठीक है। और एप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ, अदर करेंसी के मुकाबले हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ना। दूसरी के मुकाबले अगर हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। और एप्रिशिएशन, अगर हमारी परचेजिंग पावर दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आजकल के सिनेरियो में आपने देखा तेल पे हम लोग निर्भर है, डिमांड एंड सप्लाई क्या हुई, हिट हुई, मार्केट फोर्सेस, व्हाट डज इट मीन, अमेरिका, इजराइल एंड ईरान, क्लियर है। तो मार्केट फोर्सेस वो होगी, डिमांड एंड सप्लाई क्या हुई, हिट हुई। तो उस केसेस पे अल्टीमेटली रुपीस के प्राइजेस क्या हो गए, गिर गए, और डॉलर के प्राइजेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो करेंसी का हाल हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर है मेरी बात। जब हम 1991 में के बाद 2010, 2015 या 2020 या 22 तक हमारी करेंसी क्या हुई, डॉलर के मुकाबले स्थिर रही या बेहतर हुई, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला, दैट इज एप्रिशिएशन। क्लियर है। तो अब पहले हम समझेंगे किसको। अब भारत जैसी कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग कंज्यूमर है, तो यहाँ एप्रिशिएशन बहुत कम होती है। ये कभी 100 सालों में हमें 2 बार मौका मिलता है सुनने का कि हमारी करेंसी क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है। पर ज्यादातर अमूमन हम लोगों के पास जो हमें इकोनॉमी में बार बार शब्द आता है, या जो मुख्य समाचार पत्र हैं वो बार बार इसकी बात करते हैं, वो एक ही शब्द है बेटा, दैट इज व्हाट, डेप्रिशिएशन। तो अब हमें पहले ये समझना होगा कि भाई हम लोग डेप्रिशिएशन किसको बोलते हैं, क्या चीजें हैं, डेप्रिशिएशन होने के कौन कौन से फैक्टर है हमारे पास। क्लियर,
अब देखो वैसे तो तुम लोगों को समझ आ रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें क्लियर है ये लाइन, पर फिर भी हमें एक बार कॉपी में तो क्या करनी है, नोट करनी है। सो लिखिए डेप्रिशिएशन क्या हुई। इट इज ए, है ना, इट इज ए सिचुएशन, इट इज ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसीज, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी loses its value, loses its value इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसीज। समझ में आ रही है मेरी बात? उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, एट दैट कंडीशन इज नोन एज, दैट इज डेप्रिशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर। अब मैंने यहां डोमेस्टिक करेंसीज की बात की, डोमेस्टिक मतलब जो भी देश, ठीक है, लिखो डेप्रिशिएशन इन अ करेंसी हेल्ड एट द टाइम when the economy follow, when the economy follow floating exchange rate system। ठीक है भाई, when the economy follow what, फ्लोटिंग एक्सचेंज। पर अब कैसे ना करें आप बताइए, अगर हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है, हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट हैं, तो अब बहुत सारी चीजें हम अपनी बाहर बेच रहे हैं, बाहर से भी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, सामान आ रहा है। तो अब हमें कंपेयर तो डॉलर के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड किस में हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल करेंसी में हो रहा है। तो अब एक तर्क ये आता है कि भाई कैसे जल्दी से इस शोक को सहा जाए, तो फिर तो ये है कि आप अपने बॉर्डर सील कर दो। दैट मीन्स ना आप बाहर से सामान मंगवाओ और ना बाहर सामान भेजो। तो फिर ठीक है, फिर तो हमें तांगे चलाने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली तेल तो हमारे पास इस लेवल का है नहीं। कंप्यूटर्स हमारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कंप्यूटर्स की चिप से लेके सब कुछ कहाँ से आ रहा है, बाहर। तो आईटी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, ऑयल भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भारत कैसा हो जाएगा, पुराने समय की तरह हम लोग धोती कुर्ता पहनेंगे, लेवाइस वाइस सब बंद हो जाएंगी, है ना। और अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि यार जो हमारी धरती माँ पैदा कर रही है और वही खाएंगे, गैस से हमें कोई सरोकार नहीं होगा, हम अपना चूल्हा जलाएंगे। बात आ रही है समझ? फिर अमेरिका ईरान लड़े कटे मरे, या अल्टीमेटली वो जो भी पॉलिसी बनाए उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 90s के दशक तक हम बच्चों इस तरह से ही रहते थे। क्लियर है? फिर बहुत गाड़ियां नहीं होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा कुछ समय तक, सड़कें नहीं बन पाएगी, क्योंकि आदमी तो इतनी बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बना पाएंगे, उसके लिए जेसीबी मशीन्स चाहिए ना बड़ी बड़ी, है ना, या हैमर्स चाहिए। तो वो किस पे चल रहे हैं, सारे डीजल्स पे मूव हो रहे हैं। वो क्लियर है? कुछ मेरी बात आ रही है समझ? एविएशन सेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या हो जाएगा, नौकरियां क्या हो जाएगी। जीडीपी का साइज क्या हो जाएगा, लोग लोन लेना क्या कर जाएंगे, बंद कर जाएंगे। बात आ रही है समझ? तो जीडीपी अपने आप क्या हो जाएगी, श्रिंक। तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, ये भी सोल्यूशन नहीं है। उससे जीडीपी तो बढ़ेगी ही नहीं, उससे जीडीपी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तर्क देना कि गांव बेहतर है किससे, शहरों की ओर से, ये भी इलॉजिकल है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बोले कि आप पैसे कमाने हैं तो या तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं कमाने हैं आप अपने गांव में बैठिए। फिर मान लीजिए कि मुझे अब सारा जीवन कैसे जीना है, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमी और जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट तो कर ही नहीं रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना। आज आपने देखा कि शिमला में आज ठंड हो गई है, पर 2 दिन पहले ये हालात थे कि शायद मुझे ऐसा फील होता था कि लुधियाना की तरह गर्मी हो गई है यहाँ पे, क्योंकि वो कौन सा इंपैक्ट है, एल नीनो। और सबसे बड़ा इशू है कि भारत बन गया एक अंगीठी। क्लियर? क्योंकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को वो क्या करते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट, अरावली उड़ा दिया हमने, हिमालयस को हम लोग क्या कर रहे हैं। कल आपको पता होगा कि एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क है, कहाँ पे, सिरमौर के अंदर, उसको बोला गया था सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन। हाई कोर्ट ने बोला नहीं है सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन, तो दैट मीन कल को वहां पर कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएंगी। वो क्लियर है? तो हम जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में अपने नेचुरल रिसोर्सेस को क्या करते जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक दिक्कत होगी कि आप जितना पैसा कमाओगे, अगर आप बड़े शहरों की तरफ जाओगे तो आपको बेसिक कम्युनिटीज को पूरा करने के लिए आपको उतने पैसे क्या करने पड़ेंगे। नहीं आ रही है मेरी बात समझ? मेरा बोलने का मतलब है, कमरा लोगे वहां पे जाके तो उसके रेंट क्या होंगे ज्यादा, पानी क्या होगा उधर, कॉस्टली होगा, बिजली क्या होगी,
कॉस्टली होगी। एसी का बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी तो आप उसमें से 80,000 तो किस पे ही खर्च कर रहे होंगे, टू मेंटेन द बेसिक थिंग्स। बात आ रही है समझ? सब्जियां महंगी हो जाएंगी, नहीं उगेंगी। तो वो पैसा कमाया हुआ तो उससे जीडीपी साइज तो बड़ा दिखेगा, पर लोगों की सेविंग्स क्या हो जाएंगी, है ना? आपको महंगी गाड़ियों पे जाना पड़ेगा क्योंकि एसी नहीं चलेगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, हीट वेव आपको क्या कर देंगी, है ना? तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। तभी हम बार बार बोलते हैं ग्रोथ के पैमाने को से भारत की अर्थव्यवस्था को ना नापा जाए। बेटरमेंट ये है कि हम किसकी तरफ जाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? ठीक है। अब आप अपने गांव में रहते हैं, पानी है कोई कॉस्टली, है ना? यहां हमारे पर अभी आई थिंक 6 दिन से पानी नहीं आ रहा है। क्लियर? तो शिमला में क्या है, घर महंगा, पानी महंगा, चलो बिजली उतनी है, हिमाचल है शुक्र है। पर यही अगर आप कहीं लोअर एरिया में चले जाओगे तो वहां बिजली और पानी इज टू मच व्हाट एक्सपेंसिव। तो अगर सपोज दैट कि तुम्हें 30,000 रुपए की जॉब लग भी गई प्लेन में जाके लुधियाना या कहीं पे, तो बच्चों आपका 30,000 रुपए ही क्या हुआ? तो आपने 5 साल लगा के अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपए भी नहीं हुए तो उससे तो बेटर तुम ये नहीं था अपने घर में ही रहते और एग्रीकल्चर करते, और अगर उतनी सब्जियां भी बेच ली होती तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हो जाने थे खड़े। क्लियर है? तो इसीलिए हिमाचली जो है वो माइग्रेट नहीं होना चाह रहा है अब। दूसरा, वो ये बोल रहा है कि यहां मुझे कोई एक सोशल सिक्योरिटी वाली एक बढ़िया सी नौकरी लग जाए, उसमें मेरे से कोई सैलरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है, घर से आओ घर से जाऊं, सैलरी थोड़ी भी मिले चल जाएगी, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो क्या होगी, वो अच्छी होगी कि नहीं? सो द मेन मैटर इज दैट कि आपके पास पैसा आए, पर पैसा यार कल को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में ही क्या नहीं हो जाए ना। क्लियर है बात? ठीक है। इसीलिए जिसकी सरकारी नौकरी लगती है ना, वो शिमला में जॉब भी नहीं करना चाहता है, बोलता है भाई यहां तो पूरे ही नहीं पढ़ सकते हैं, है ना? यहाँ गाड़ी निकालोगे तो पार्किंग के पैसे, वहां पैसे, वहां पैसे, कूड़े के पैसे, उसके पैसे, उसके पैसे, उसके पैसे। तो जो उस बेचारे सैलरी होगी उसकी 16,000 रुपए, 11,000 रुपए या 20,000 रुपए जैसे जॉब ट्रेनिंग में दी जा रही है, तो वो समझो वो तो खर्च होंगे, पर मम्मी पापा भी तुम्हें एक्स्ट्रा 5-10 हजार रुपया महीने के देंगे तब जाके सस्ते। तो अगर आप वही आप अपने एरिया में चले जाते तो शायद अगर वहां 20,000 सैलरी भी है और घर से अप डाउन है, तो सिर्फ तेल का ही खर्चा है ना, वो भी कल को तुम इलेक्ट्रिकल कार ले सकते हो, वो खानी भी क्या होगी। वो क्लियर है? तो आपको यहाँ पे छोटी जो शिमला एक ऐसा प्लेस है जहां पे अगर आप कम कमाई कर रहे हो तो आपका लिविंग यहाँ पे होना क्या है, मुश्किल है ना? पर चंडीगढ़ में फिजिबिलिटी आप 38 में रह सकते हो, डड्डू माजरा मुलोया कहीं भी रहिए 5,000, पर वहां पे फिर सिक्योरिटी नहीं है ना, बारिश होगी तो पानी आपके कमरे में आ जाए, रात को आप 8 बजे के बाद उस एरिया में नहीं जा पाओगे। क्लियर है ना? आप जीरकपुर रहेंगे तो फिजिक, अगर आप सोचते हैं मुझे 35 में रूम लेना है या 22 में बिल्कुल रूम लेना है, सो द 2 BHK इज नियर अबाउट 25,000 रुपीज। तो जनता कहाँ रह रही है? खरड़ रह रही है, कुराली रह रही है, जीरकपुर, लांड्रा, इन बेल्ट्स में रह रही है। हिमाचली कहां रहते हैं पता तुम्हें? ये है उनके लिए चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ थोड़ी, इट्स द एंड ऑफ द पंजाब। अरे जीरकपुर से आप एरो सिटी पे चले जाओगे, वहां से 20 किलोमीटर रहता है पटियाला। तो तो इसका तो ये मतलब हो गया कि हिमाचली जा रहा है और वो फ्लैट कहां ले रहा है? पटियाला के पास। कहां ले रहा है? तो वो तो आ ही नहीं रहा है मेन स्टेशन पे, वो जीरकपुर तक की घूमकर उसकी कहानी क्या हो जा रही है? तो उससे बेटर हिमाचल नहीं है, उतना तो तुम सोलन से अप डाउन कर लोगे यार। क्लियर? तो अब इसी चीज से बचने के लिए कि यार हिमाचली जो है वो जॉब की तलाश में जाकर वहां पर फ्लैट्स बाई कर रहा है, तो क्यों नहीं हम हिमाचल। और क्या हुआ, पैसे तुम्हारे थे पर रजिस्ट्री कहां हुई? पंजाब में। पैसे कहां गए? तो क्या हिमाचल सरकार एक अपना कुछ बना नहीं सकती है बिल्कुल चंडीगढ़ के पास? दैट इज हिम चंडीगढ़। हिमुडा ने बोला है कि वी विल स्टार्ट व्हाट, जो एडजॉइनिंग है एरियाज वहां पर हम एक टाउनशिप क्या कर देंगे, ताकि हिमाचली अगर लेना चाहता है तो अल्टीमेटली किस बेल्ट में ले, है ना? तो ये स्टेप इज गुड स्टेप, ताकि जो पैसा है वो हिमाचल का पैसा बाहर ना जाए। चलो एनीवेज, चलिए अब बेटा क्या फर्क पड़ेगा देखो। अब मैं एक टॉपिक इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं,
मैं लिख रहा हूं डोमेस्टिक मार्केट, क्या लिख रहा हूं, है ना। डेप्रिशिएशन किया, डेप्रिशिएशन की हमने डेफिनेशन समझी। अब हम समझते हैं डोमेस्टिक मार्केट क्या होती है, जो शब्द मैंने यूज किया था ऊपर, डोमेस्टिक करेंसी। तो अब डोमेस्टिक मार्केट का क्या इंपैक्ट है, लिखो, इन डेप्रिशिएशन डोमेस्टिक मार्केट, इन डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट एंड एसेट लूजिंग इट्स वैल्यू, अंडरलाइन करना है इस बात को, एसेट अपनी वैल्यू क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे। अब देखो एक छोटी सी कहानी सुनाता, एसेट क्या होते हैं, कुछ भी एसेट। अब जैसे मान लो तुम्हें एक फ्लैट लेना है शिमला में, सो द प्राइस इज 75 lakhs। कब, कितना प्राइस है ना। अब ये जो बिल्डर्स हैं ये इस प्राइस को बोलेंगे महंगाई होगी, बढ़ा दूंगा, मैं कितना कर दूंगा, इसको बायर नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे, मतलब लोगों की परचेजिंग पावर ही क्या होगी, इज दैट क्लियर। अरे 75 पे इसको बायर नहीं मिल रहे हैं, तो अब अगर इसने प्राइस बढ़ा दिया तो वो बायर भी, तो मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या होने शुरू हो जाएगी, कम शुरू हो जाएगी। आप उस समय अगर आप इससे बार्गेनिंग करोगे, हो सकता है आपको 60 लाख में वो फ्लैट क्या कर दे, है ना। तो जो ये कंसेप्ट होता है ना कि इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन इज गुड, मैंने शुरू में पढ़ाया था, इन्फ्लेशन तब बढ़ती है जब परचेजिंग पावर क्या हो रही है ना, उस केसेस में फायदा है। पर जब डेप्रिशिएशन होती है तो वहां करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, है ना, और उस केसेस में बायर नहीं मिलती है, मतलब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप कुछ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाओ तो आपको, आपके पास बायर थोड़ी होंगे। सपोज करो आपका घर है, सबका घर होगा, हिमाचल में तो सबका घर होता है, बढ़िया। अब मान लो ये बोलती है सर मेरे घर की कीमत मैंने लगा ली 5 करोड़, बायर है 5 करोड़ वाले है ना। आप तो कुछ भी बोल सकते हो, somebody is telling that कि मेरी प्रॉपर्टी है शिमला में, मैं 3 करोड़ की बेचूंगा, 3 करोड़ है देने के लिए कितने बायर्स मिलेंगे, नहीं ना। पर अगर वही बोल दूं 20 लाख है तो बायर्स की लाइन लग जाएगी, ठीक है। सेल नहीं होती है, जैसे एक प्राइस होता है, आप कभी भी देखना फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाले एक सेल लगाते हैं, प्राइस 31,000, फिर सेल में लो 18,000 रुपए का पड़ेगा, उनको पता है। तो यहाँ क्या दिक्कत थी, बायर नहीं थे, लोगों की परचेजिंग पावर, तो लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, सेल में आप कपड़े उठाते हैं, हम सब क्यों उठाते हैं, कंपनी को, तो कंपनी को नुकसान थोड़ी हुआ। अगर 4,000 की जीन वो 2,000 में दे रही है सेल में, इसका मतलब है उसकी कॉस्ट उससे भी क्या है, वो क्लियर है। पर उसको पता है बायर की कैपेसिटी क्या है। फिर ये होगा जब बायर नहीं मिलेंगे तो यहां से वो कंपनियां चली जाएंगी। जैसे मान लो अगर तुम शिमला में टॉमी हिलफिगर भी खुल जाए, है ना, तो उसको पता है मैं महीने में एक जीन बेचूंगा हार्डली, क्योंकि 20,000 रुपए की जीन है ना। नॉर्थ फेस खुल जाए तो जैकेट ही 30,000 रुपए की है, कौन कहे, देखे के लोग बोलेंगे जाए कॉपी ले आएंगे हम लोग, है ना। या हम बोलेंगे वुडलैंड में जाते हैं, सेल का इंतजार करते हैं, 5,000 की जैकेट कितने में मिल जाएगी, क्योंकि वो एक डेमोग्राफी की स्टडी है कि यहाँ पर लोगों की परचेजिंग पावर क्या है। पर यहाँ विशाल मेगा मार्ट में चल जाओ, वहां पे भर भर कर क्या होगा, लोग बिस्किट भी थोक में खरीद रहे होंगे, डाल लो सेल है होता है ना ऐसे। क्यों है ऐसा बेटा, क्योंकि उनको पता है परचेजिंग पावर कैसी है यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई गाड़ियों का शोरूम मारुति का होगा, महिंद्रा का होगा, बीएमडब्ल्यू नहीं खोलेगा यहाँ पे कोई, क्यों खोले। अब बीएमडब्ल्यू खरीदनी होगी तो आपको कहां जाना पड़ेगा, लुधियाना में बहुत शोरूम होंगे उसके, क्यों, इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर हैं, यहां तो कोई फार्मर भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो डोमेस्टिक मार्केट में एसेट्स जो होते हैं बेटा, वो अपनी वैल्यू क्या करने शुरू कर जाते हैं, लूज करने शुरू कर, ड्यू टू द आइदर ऑफ इट्स यूज, वियर एंड टीयर हो सकता है, और अदर इकोनॉमिक रीजन। समझ गए, डोमेस्टिक मार्केट पे ये फर्क पड़ेगा, है ना। कैपिटल कंजम्पशन हो जाती है इस केसेस में, रिजल्ट क्या होता है, कैपिटल, लोग अपनी प्रॉपर्टियां, पैसा जो शेयर होते हैं उसको बेचना क्या कर देते हैं कि समेट लो जो समेट सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमी क्या हो जाएगी,
और डाउन और डाउन। आप पिछले 1.5 महीने से सुन रहे होंगे कि सेंसेक्स क्या हो रहा है, डाउन, जब वॉर चल रही थी। रिजल्टेंट क्या हुआ, इकोनॉमी हमारी सीधे दो। बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए कि आप चौथे रैंक से अल्टीमेटली कहां पहुंच गए। बात समझ रहे हो, एक देश के लिए कितनी बड़ी बात है ये। और आपसे छोटी कंट्री, आपकी 1/4 पॉपुलेशन की कंट्रीज आपसे क्या कर गई हैं। वैसे तो भारत नंबर 1 इकोनॉमी होना चाहिए था, जितनी बड़ी हमारी क्या है, रशिया है। तो भारत भी क्या होना चाहिए था, एक दो, सिर्फ 4 कंट्रीज होनी चाहिए थी, चाइना, इंडिया, रशिया और क्या आ गया, अमेरिका। बस ये होनी चाहिए थी 4 टॉप इकोनॉमीज। तो भारत था ना उसमें। उससे आप सोचो जंप करके, और 1/4 पॉपुलेशन की कंट्रीज, उससे 2 रैंक क्या आ गई। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ, तो रुपीज की डेप्रिसिएशन समझ गए। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या होगा, सेल्स क्या हो जाएंगी, कम। आपको हर जगह निराशा सी फील होगी, बिजनेस फ्लरिश नहीं करेंगे। क्योंकि बिजनेस भी तभी फ्लरिश करेंगे ना बच्चे, जब लोगों के पास क्या होंगे, अदरवाइज बिजनेस। अब हम बोलते हैं कि यार आप बस स्टैंड पे दुकान खोल लो, तो वहां चलती है। यही तुम्हारे गांव में सेम सामान रखना हो, वो क्यों नहीं बिकता। एक तो पॉपुलेशन कम, दूसरा क्या, परचेजिंग पावर क्या, कम। इज दैट क्लियर, है ना। चलिए, अब आते हैं हम, इंपैक्ट क्या हो सकते हैं किसके, डेप्रिसिएशन के। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ बताओ भाई, क्या इंपैक्ट होंगे डेप्रिसिएशन के। शायद ट्रेड डेफिशिएट हो जाएगा, मतलब इंपोर्ट क्या हो जाएगा भाई, महंगा, इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा। समझ रहे हो इस बात को। पहला कारण सबसे बड़ा, अब जो तेल खरीद रहे हैं वो कुछ भी बाहर से मंगवाएंगे, उसके बदले अब हमें ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व तो गया। दूसरा बेटा, फ्यूल प्राइसेस पे जो सब्सिडी दी जा रही है वो क्या होंगी, बंद करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि अब इलेक्शन के बाद तुम्हारे तेल के प्राइसेस का क्या होगा। कौन कौन सहमत है कि बढ़ जाएंगे, और कौन ये सहमत है कि नहीं बढ़ेंगे। सर मोदी जी संभाल लेंगे, मोदी हैं तो मुमकिन है। किसको क्या विचार है, क्या लगता है, बढ़ जाएंगे। कितने रुपए बढ़ेंगे, 5 से 10 बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ाने ही पड़ेंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। दूसरा, स्पेंडिंग, है ना, स्पेंडिंग ऑन एनी काइंड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज राइज। समझ गए, फॉरेन एक्सचेंज की स्पेंडिंग क्या हो जाए, जहां ₹2 $2 लग रहे थे 10 किलो आलू खरीदने पे, अब भाई साहब $2.5 लगेंगे, $3 लगेंगे। एग्री, है ना। चलो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी आपकी रेटिंग को क्या कर देंगी, दोबारा रिवाइज करेंगी, और आपको बोलेंगी कि आपकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया नहीं है। इन्वेस्टर देश छोड़ के जाने लग पड़ेंगे, क्या होगा, इन्वेस्टर देश छोड़ के जाने लग पड़ेंगे, लिख लो। दूसरा, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब जॉब्स चली जाएंगी, फ्लो ऑफ मनी नहीं रहेगा, तो जॉब्स क्या। अब पहले तुम गाड़ियां खरीदना चाह रहे थे, अब गाड़ियां नहीं खरीद पाओगे, तो जो वहां जो सेल्स गर्ल होंगी, सेल बॉय 20 होंगे, 10 पे आ जाएंगे, कल 10 के प्लेस पे कितने पे आ जाएंगे। देखो, बिजनेसमैन कभी नुकसान पे नहीं होता, सुनो यहां पे ध्यान से। मान लो एक बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, नहीं रेवेन्यू आ रहा है कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का पर महीने का। बहुत सारी सेल्स गर्ल्स हैं, बहुत सारे सेल्स बॉय, वहां खुशियां तो लग रही हैं बाहर, पर भाई साहब एक्सपेंसेस भी कितने हो रहे हैं। तो हमेशा बिजनेसमैन कंजूस होता है, क्या होता है, वो कंजूस इसलिए नहीं होता, स्टाफ होता है, वो चाय दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो है, बहुत भाई बहुत राइज है यार, बहुत राइज है। पर भाई उस बिजनेसमैन से पूछो कि उसका रेवेन्यू कितना है, बढ़ा उसका रेवेन्यू, पहले 4 लाख होता था, बढ़ गया, इकोनॉमी बढ़ी, रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 10 लाख। पर उसको स्टाफ भी कितना रखना पड़ा, अब उसके खर्चे भी क्या हो गए, बढ़ गए। तो उसके खर्चे कितने हो गए बेटा, 9 लाख। अब उसके पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 1 लाख का। उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुई, 1 लाख रुपए की।
अब मान लो इकोनॉमी गिर गई, छठे से चौथे पायदान पे आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। पहले उसके पास 5,000 स्क्वायर फीट एरिया था, अब बोलेगा, वो सोचेगा यार मैं थोड़ी नुकसान उठाऊंगा, बिजनेसमैन बोलेगा मुझे नुकसान नहीं चाहिए, तो पहले वो एरिया कट कर देगा। 5,000 स्क्वायर फीट एरिया से आ जाएगा कितने पे, 2,000 स्क्वायर फीट एरिया पे 1,000 स्क्वायर फीट। आज 100 एम्प्लॉई है, सीधा कट मारेगा, 50 को क्या कर देगा, निकाल देगा। बाकी रैशनिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब महीने का जो इनफ्लो होगा वो 10 लाख नहीं होगा, अब कितना होगा, दैट इज व्हाट 4 लाख रुपीस। कितना हो गया, पर उसने 6 लाख रुपए के सारे एक्सपेंसेस क्या कर दिए। अब उसके खर्चे कितने हुए, 3 लाख, फिर भी उसको कितना बचा, उसको नुकसान नहीं हुआ है। बात आ रही है समझ। वो कभी नुकसान किसको होता है याद रखना, चाहे इन्फ्लेशन में, महंगाई में, चाहे डेप्रिसिएशन में, किसको होता है, सैलरी। आम आदमी नहीं बोलना है, किसको बोलना है, जिसकी फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। कौन, और सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है हिमाचलियों को, और यहां तो सबकी इनकम क्या है, सैलरी बेस्ड पर्सन। अब एक टाइम पे पापा की सैलरी 70,000 रुपए थी, आज से 8 साल पहले। आप डूइंग एवरीथिंग है ना आपके। अब ऑलमोस्ट आपको समझ आया होगा कि 20% इन्फ्लेशन क्या हो गई है, बड़ी है, प्लस 10% क्या हो गया है, करेंसी की वैल्यू डाउन। तो मैं 30% के आसपास की कहानी है। इसका मतलब पापा की सैलरी जो तुम 70,000 रुपए की वैल्यू थी, आज के टाइम पे वो 70,000 की वैल्यू है 40,000 रुपए। तो तुम्हें पापा क्या कर देंगे, पैसे 10,000 रुपए ही देंगे तुम्हें मंथली। पर जहां तुम 10,000 रुपए पहले क्या कर पाती थी, ज्यादा चीजें खरीद पाती थी, अब क्या होंगी, कम आएगी। वो बात आ रही है समझ। पहले आप टैंक फुल कर पाते, तेल को समझो, जब 50 रुपए लीटर था तो आपकी 50 लीटर की टंकी थी, तो 2500 रुपए में वो क्या हो जा रही थी, फुल हो जाए। अब 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो टंकी भाई 5,000 रुपए में फुल होगी, तो आप ज्यादा नहीं चल पाओगे, आधे रास्ते पे खड़े हो, मैं नहीं पहुंच पाई वहां तक। ये सिम्टम्स होंगे इकोनॉमी के। क्लियर, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। क्लियर बेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, रेटिंग देके जंक स्टेटस की ओर ले जाएंगी आपको। कहां, जंक स्टेटस बोलते हैं, जब डाउन होती है रेटिंग उसको बोलते हैं जंक रेटिंग। तो आपको याद होगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो बार बार तो बोल रहे हैं कि दिस इज हेल, इंडिया इज व्हाट। सुना तुम लोगों ने कि नहीं, कल भी मैंने ये बात की थी तुम्हारे साथ, है ना। चलो, और मेकिंग इंटरनेशनल बोरिंग। अगर आपको बोरिंग, एक्सटर्नल बोरिंग करवा, मैंने पढ़ाया था ना, बोरिंग दो तरह की है, एक इंटरनल होती है और दूसरी क्या होती है बच्चों, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल बोरिंग अब क्या हो जाएगी, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी भाई। वेरी गुड, ठीक है। और स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्लो। तो क्या होगा, बुल होगा कि बियर होगा, है ना, क्या बोलोगे उसको, बियर। आपको तो अभी क्या पैसा लगाना सही रहेगा स्टॉक एक्सचेंज में, रहेगा सही। तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकालने शुरू कर देंगे। तो जिन्होंने बैंक में पैसे लगाए होंगे अलग अलग, वहां से पैसे क्या निकाल लेंगे, तो वो बंदा तो क्या हो जाएगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, वो ज्यादा जॉब नहीं देगा, वो ज्यादा ब्रांचेस, इकोनॉमी क्या होती जाएगी, श्रिंक। क्लियर, ठीक है। तो आज ये स्थिति है, प्राइवेट के अंदर भी आप सुनते होंगे, ऑर्कुट ने 12,000 इंडियन एम्प्लॉय क्या कर दिया, निकाल। बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, फायर कर रही हैं चीजों को, ठीक है। चलिए, नाउ द कंसेप्ट इज व्हाट, दैट इज एप्रिशिएशन। क्या बेटा, क्या हुआ फिर बताओ, जो जो डेप्रिशिएशन में समझाया उसका बिल्कुल उल्टा कर दो, सब अच्छा अच्छा। तो बनाओ डेफिनेशन। डेप्रिशिएशन की क्या डेफिनेशन थी बताओ। तो यहां क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले जब स्टेबल होगी या बढ़ेगी, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्रिशिएशन। डोमेस्टिक मार्केट में एसेट की वैल्यू क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। अब आइए, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ द एप्रिशिएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। क्या होगा, लोन लेना चीपर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, और सारे बताओ, वन 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 बताइए, वहां से शुरू करते हैं, एक बता। फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा, दूसरा पॉवर्टी लेस हो जाएगी,
इन्वेस्टर्स ज्यादा है, बहुत अच्छा बोला इसने, इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे, शाबाश बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, वो क्या देंगी, हमारी रेटिंग्स को बढ़ा देंगी। कौन कौन है रेटिंग एजेंसी? मूडीज है और स्टैंडर्ड एंड पुअर है, गुड। हाँ, और क्या होगा बेटा? हाँ, एक्सपोर्ट वो तो तब होगा जब हम बनाएंगे पर हाँ, अच्छा चीज है, आप ये बोल सकते हो इसकी जग जगह गुड़िया कि सर इंपोर्ट चीपर हो जाएगा हमारे लिए, है ना, बेटर। एक्सपोर्ट तो तब है ना जब प्रोडक्शन करें। अब तुम सराउंडिंग में ये देखो, हिमाचल में या हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सच बताओ कौन है इंडस्ट्रियलिस्ट जो वाकई बिजनेस करता है? बहुत कम ना। या 30 साल का लड़का तो यहाँ फ्री घूम रहा होता है, यही है ना। सो व्हाट टू डू एक्चुअल, हम लोग अपने टाइम की यूटिलाइजेशन ही नहीं। अगर सोचो 4 बंदे ने भी तुम्हारे गांव या तुम्हारे शहर में फैक्ट्री खोली होती, है ना, तो वो कम से कम 10 यूथ को तो क्या दे सकता था? एम्प्लॉयमेंट दे सकता था ना बेटा। तो क्या करें बताओ, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? तो एक्सपोर्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं है जब तक सरकारें ग्राउंड लेवल पर आके ये सब्सिडी बंद करके नहीं हमारे गांव गांव में कोई ना कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं खोलती है, तब तक एक्सपोर्ट राइज। तो हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, और हाँ, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, है ना। और ट्रेड्स हम ज्यादा सामान मंगवाना, क्योंकि चीपर होगा तो हम ज्यादा सामान क्या कर सकते हैं? क्लियर है? जीडीपी का साइज क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन सा चैप्टर पढ़ा हमने? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, क्लियर है? आप डेप्रिसिएशन क्या होती है, क्लियर है? तो करेंसी हमेशा क्या होती है, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। जीडीपी हमेशा क्या होती है, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, क्लियर है? नेशनल इनकम क्या होती है, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट। जी, कभी डीवैल्यूएशन तो नहीं बोलोगे, डीवैल्यूएट होती है, नहीं, डीवैल्यूएशन इज अ डिफरेंट टर्म, आऊंगा मैं उस पर। क्लियर है ये? तो ये हमारा चैप्टर कौन सा था, एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ इंडिया, क्लियर है? तो करेंसी की वैल्यू कम होगी तो लोन लेना भी बच्चों क्या हो जाएगा, महंगा। जब सरकार को लोन लेना महंगा होगा तो तुम्हें क्या लोन लेना सस्ता होगा कि महंगा होगा? तो अब तुम्हें क्या लगता है कि कल को तुमने होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, उन सब के प्राइस भी तो आरबीआई क्या करेगा? तो टफनेस हो जाएगी मार्केट में, लोन का फ्लो कम हो जाएगा, मनी का, और मनी का फ्लो कम होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी। याद आ रहे हैं शुरू के चैप्टर्स? याद है? नहीं आ रहे होंगे तो पिछली क्लासेस लगाना, क्या कर देना स्टार्ट, तो यू विल गेट टू नो। सो फ्लो ऑफ मनी रुक जाएगा, तुम काम नहीं कर पाओगे, खरीद नहीं पाओगे चीजें, तो अपने आप इकोनॉमी, तो ये भयावह स्थिति है। हम छठे रैंक से नीचे भी उतर सकते हैं अगर सरकार ने पॉलिसी मेकिंग नहीं की अच्छी। तो दिक्कत ये है कि छठे पायदान से इट कुड बी 7th और 8th। पर हम तो कंपैरिजन अपना पाकिस्तान के साथ करते हैं, है ना। चलिए, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि डीवैल्यूएशन क्या होता है सर? फिर डीवैल्यूएशन में ये होता है सरकारें अपना अपनी करेंसी की वैल्यू जो है फॉरेन करेंसी के मुकाबले खुद गिरा देती हैं। पर वो ऐसी कंट्री करती हैं, कौन, अमेरिका वगैरह, कि यार चलो नहीं तो ये तो बेचारे क्या ही हो जाएंगे। बात आ रही है समझ? और रीवैल्यूएशन क्या करती हैं कि कुछ सरकारें जैसे डेनमार्क, नॉर्थ कोरिया, ये जब कुछ बाहर बाहर से मंगाना तो अपनी करेंसी की वैल्यू क्या दिखाते हैं, तो ये शब्द ज्यादा नहीं आता है। अब तो ट्रम्प साहब भी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं इतना उदारवादी नहीं हूं, मैं नहीं करवाऊंगा डिवैल्यूएशन अपनी करेंसी की। क्लियर है? ठीक है। पर पाकिस्तान करवाता रहता है डिवैल्यूएशन, बोलता लोन मिले मुझे ज्यादा, क्या मिले, लोन मिले। हम नहीं करवाते, है ना। हमने इंदिरा गांधी के टाइम तक हम लोग रिवैल्यूएट करवाते थे अपनी करेंसी को, क्या करवाते थे? ठीक है। तो इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एलपीजी से दिक्कत है, ठीक है, तो आप गांव की ओर जाओ, ठीक है, और ये बोलो या तो आप एक ऐसी सरकार बना दो कि भाई ना हम किसी से कुछ खरीदेंगे, ना हम किसी को कुछ बेचे, जो भी हमारे देश में पैदा होता है। तो एग्रीकल्चर तो संपन्न है हम, बात आ रही है समझ? एग्रीकल्चर तो मिलेगा हमारे घरों में, हमारे घर में आटा, चावल, दाल, गेहूं, दूध, सब कुछ रहेगा।
पर अल्टीमेटली जो पावर है वो हम लोगों के पास नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम 70 इयर्स में इसको डेवलप भी नहीं कर पाए कि ठीक है यार, ब्लैक गोल्ड तो नहीं है हमारे पास, ब्लैक गोल्ड समझते हो, क्रूड ऑयल्स, वो नहीं है, पर एटलीस्ट अभी तक हम एटलीस्ट विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी में इतने सक्षम हो जाते कि आज तक हमारे सारी मैक्सिमम गाड़ियां किस पे ही चल रही होती। वो क्लियर है? फिर भारत जैसा कोई भी देश नहीं होना था। आज अगर हम इन ओपेक नेशन की बात करते हैं तो इनके पास बच्चों तेल तो है कि, पर इनकी धरती इतनी बंजर है कि एक गेहूं का दाना भी नहीं उगाती है। पानी नहीं है यहाँ पे, ये आर्टिफिशियल लेक्स बनाते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है इनके पास कि ये जबरदस्ती पेड़ लगा रहे हैं। हमें तो कुदरत ने क्या किया है, वो क्लियर है? तभी भगवान का भी अवतरण कहाँ ही हुआ है, इन्हीं देशों में, कि उस टाइम के हिसाब से तो ये सब कुछ दैट वाज व्हाट गुड। तो अगर हम इस टाइम एनर्जी छोड़ते हैं तो आज हमारी ये स्थिति है कि आधी जनता हमारी तांगे पे आ जाएगी, या फिर अल्टीमेटली घोड़े रखने पड़ेंगे हमें दोबारा चलने के लिए, है ना? पर ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे। पर अगर भारत, अब ठीक है उनका तेल रुक गया तो ठीक है, हमें दिक्कत होगी। हमारे यहां पर अमेरिका अटैक करता, दुनिया में क्या इंपैक्ट पड़ता बताओ? कुछ तो पड़ता है यार, ऐसा थोड़ी है, क्या पड़ता?